हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियोस। दोस्तों, अभी तक हमने टैक्स का जो फॉर्म्स देखे हैं वो हमारा शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 हो चुका है, जिसमें हमने इनकम से रिलेटेड बात की थी। अब हमारी 1040 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे शेड्यूल ए की। दोस्तों, ये जो हमारा शेड्यूल ये है, ये होता है आइटमाइज्ड डिडक्शन का। आइटमाइज्ड डिडक्शन वो डिडक्शंस होती हैं जो हम अपनी इनकम से एज अ डिडक्शन लेते हैं, उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, छूट होती है। जैसे हमारे इंडियन में होता है उसी तरीके से यूएस में भी होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है 1040 रिटर्न्स में, जहाँ पे आपको डिडक्शंस मिलती हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं जो हम 1040 रिटर्न फाइल करते टाइम ले सकते हैं, किस तरीके से डिडक्शन क्लेम की जाती हैं, कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा 1040 रिटर्न्स है। यहाँ पे दोस्तों दो तरीके की डिडक्शन होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा होता है आइटमाइज्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो डिडक्शन होती है जो कि हमें एक फ़िक्स दे दिया जाता है कि आपकी अगर डिडक्शन आइटमाइज्ड डिडक्शन नहीं है तो आप एक फ़िक्स अमाउंट की डिडक्शन ले सकते हैं, वो तो आपको मिलेगी ही उतनी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, सिंगल और मैरिड फाइलिंग सेपरेटली $12,550 की। तो अगर आप सिंगल स्टेटस फाइल कर रहे हैं, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली कर रहे हैं, तो आपको $12,550 का डिडक्शन मिलेगा। और अगर आप मैरिड फाइलिंग जॉइंटली हैं तो यहाँ पे कितना है, $25,100 की आपको एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे आपको कोई क्लेम नहीं करना होगा कि लाइक आपका मॉर्टगेज इंटरेस्ट हो गया या फिर आपका चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं देनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा। तो ये होता है कि फिक्स आपने कोई एक्सपेंसेस किए हों या आपने कोई नहीं किए हों, तब भी आपको ये डिडक्शन मिलती है। आई होप आपको स्टैंडर्ड और ये क्लियर हुआ होगा। मैं और थोड़ा आपको क्लियर करता हूँ, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे नोट्स पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैटेगराइज भी किया है, यहाँ पे मैं आपको पहले डिफरेंस समझा देता हूँ कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, आइटमाइज क्या होता है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्लास है, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करता हूँ। तो हम यहाँ पे फिगर्स को ध्यान में नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे कि एक्चुअल में उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमारे लिए समझ आना ज़रूरी है, तभी हमारे लिए बाकी चीज़ें ईजी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड आइटमाइज। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पे, क्लेम डिडक्शन इवन इफ नो एक्सपेंसेस इनकर्ड और पेड, कैन क्लेम बेस्ड ऑन फाइलिंग स्टेटस। यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस के बेस पे आपको एक फिक्स अमाउंट का मिल जाता है या आप अपना यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। आइटमाइज में क्या होता है, लिमिटेड एक्सपेंसेस एज लिस्टेड आर इनकर्ड और पेड। यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेशन ये होती है कि आपने अगर कुछ पेड किया है या फिर आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो ही आपको उतने अमाउंट का मिलेगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे डिडक्टिबल अमाउंट क्या होता है, फिक्स अमाउंट होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है, लेकिन आइटमाइज में क्या होता है, बेस्ड ऑन एजीआई होता है और कुछ कंडीशन होती हैं कि आपको एक लिमिट तक का मिलेगा या एक परसेंटेज बेस पे कैलकुलेशन होता है कि आपको इस बेस पे कैलकुलेट होगा और उतना आपको इंटरेस्ट, उतनी डिडक्शन मिलेगी। दूसरा, मोर बेनिफिशियल यहाँ पे किसके लिए मोर बेनिफिशियल होता है, फॉर ओल्ड एज एंड ब्लाइंड पीपल। जो ओल्ड एज के हैं, ब्लाइंड पीपल, उनको ज़्यादा डिडक्शन मिलती है। बट आइटमाइज में क्या होता है, इफ़ मोर मेडिकल, डेंटल, मॉर्टगेज इंटरेस्ट एंड रियल एस्टेट टैक्सेस आर इनकर्ड। यहाँ पे जो भी आपके आइटमाइज हैं, आइटमाइज का मतलब क्या होता है, एक एक आइटम, मेडिकल का हो गया, आपने डेंटल किया, मॉर्टगेज इंटरेस्ट पेमेंट किया, रियल एस्टेट टैक्स पेमेंट किया है, तो वो क्या हो गया आपका आइटमाइज। ओके, एक एक आइटम होता है, इसमें जितना ज़्यादा आप इनकट पेमेंट्स करेंगे उतना आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। दूसरा, ये रिपोर्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, डायरेक्टली हमारे 1040 रिटर्न्स में रिपोर्ट करता है, लेकिन जो आइटमाइज डिडक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, फुल ऑफ शेड्यूल ए, द रिफ्लेक्शन इन द फॉर्म इन 1040। यहाँ पे शेड्यूल ए में रिफ्लेक्ट करते हैं आइटमाइज डिडक्शन, जिसकी आज हम बात करेंगे, और ये 1040 रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट होता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कॉन्सेप्ट डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम आते हैं फॉर्म की तरफ। देखिए, यहाँ पे है ना 12A में, यहाँ पे हमारे डिडक्शंस क्लेम होते हैं। आइदर अगर आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट है अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो आइटमाइज कैलकुलेट कर लेता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन एलिजिबल रहते हैं, आपको वो यहाँ पे शो होगा। अब हम अपने फॉर्म्स की तरफ चलते हैं। शेड्यूल ए। दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का शेड्यूल ए फॉर्म रहेगा आपको। यहाँ पे मैं आपको वन शॉट दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से सिंगल पेज का फॉर्म होता है। यहाँ पे फर्स्ट आपका यहाँ पे होता है मेडिकल एंड डेंटल एक्सपेंसेस। सेकंड आता है आपका
टैक्सेस यू पेड, यहाँ पे क्या होता है, स्टेट एंड लोकल टैक्सेस जो आप पेमेंट्स करते हैं वो इंक्लूड होता है। थर्ड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है इंटरेस्ट यू पेड, जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है लोन से रिलेटेड, मॉर्टगेज से रिलेटेड, वो यहाँ पे होता है। फोर्थ आपका यहाँ पे है गिफ्ट एंड चैरिटी, जो भी आप गिफ्ट देते हैं, चैरिटी देते हैं, उससे रिलेटेड होता है। और उसके बाद आता है, फिफ्थ आता है कैजुअलिटी एंड थीफ्ट लॉसेस, जो कि फेडरल डिक्लेयर करती है डिज़ास्टर, उन्हीं चीज़ों को, सभी की वो इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ कैजुअलिटी एंड थीफ्स रिलेटेड अगर वो डिक्लेयर करते हैं फेडरल्स में, तभी डिज़ास्टर में वो इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये 5 पार्ट, जो 5 इंपॉर्टेंट, इनको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में है क्या, क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से हम क्लेम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है मेडिकल एंड डेंटल एक्सपेंसेस। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंसेस रिम्बर्स्ड और पेड बाय अदर्स। यहाँ पे आपको अगर कोई एक्सपेंसेस रिम्बर्स हो गए हैं, मान लेते हैं आपने कोई मेडिकल एक्सपेंसेस पे किए और वहाँ पे प्रीमियम आपका था, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपको रिम्बर्स मिल गया है, तो वो आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। मेक श्योर। एंड अदर दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर कोई और पर्सन आपके बिहाफ पे कर रहे हैं, तो वो भी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप यू क्लियर इट। दूसरा यहाँ पे आता है मेडिकल एंड डेंटल एक्सपेंसेस। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपने मेडिकल और डेंटल पे जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, वो आप यहाँ पे एज अ क्लेम, एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे होता है लाइन नंबर 2 जो होता है एंटर अमाउंट फ्रॉम लाइन नंबर 1040 लाइन 11। यहाँ पे क्या होता है, एक AGI का अमाउंट्स होता है। देन यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई लाइन नंबर 2 बाय 7.5। दोस्तों यहाँ पे जो 7.5 है, ये होता है आपका जो AGI होता है उसके बेस पे होता है। AGI का 7.5% है। क्या नाम, मान लेते हैं आपकी AGI है $1 लाख। AGI होता है आपकी जो ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस इनकम होती है ना, उसको बोलते हैं हम एनुअल ग्रॉस इनकम। ओके, तो एनुअल ग्रॉस इनकम का 7.5% आपको मिनिमम अपने मेडिकल और डेंटल पे एक्सपेंसेस करने होते हैं। अगर इससे ज़्यादा अमाउंट आपका होता है, तभी आप यहाँ पे लाइन नंबर 4 में आएगा। लाइन नंबर 4 आप यहाँ देखेंगे, सब्सट्रैक्ट लाइन 3 फ्रॉम लाइन 1, इफ़ लाइन 3 इज़ मोर देन लाइन 1 एंटर 0। ओके, अगर यहाँ पे 3 जो है आपका 1 से ज़्यादा है, लाइन नंबर 1 मान लेते हैं यहाँ पे, लाइन नंबर 1 आपका एक्सपेंसेस जो होगा यहाँ पे मान लेते हैं $1 लाख था, तो आपको यहाँ पे मिनिमम $7,500 यहाँ पे आ जाएगा। लाइन नंबर 3 आ जाएगा आपका $7,500, सपोज दैट। ओके, और मान लेते हैं यहाँ पे अगर आपने $10,000 एक्सपेंसेस किए हैं, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे लाइन नंबर 4 आप पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्ट लाइन 3 फ्रॉम लाइन 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन 1 में से लाइन 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2,500। ओके, तो आपका यहाँ पे जो क्लेम होगा वो होगा 2,500। एंड सपोज दैट, मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या होता है कि 4,000 का ही आपका क्लेम है। ओके, बट आपका AGI कितना है, 7.5, 7,500 हो रहा है। तो इस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे 0। तो आपको यहाँ पे 0 ही होगा, क्योंकि मिनिमम आपको एक्सपेंसेस 7.5% यहाँ पे करना होता है। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। ओके, तो ये रहता है मेडिकल एंड डेंटल एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट। यहाँ के जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि कौन कौन से हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होंगी। ओके, यहाँ पे प्रीमियम्स वगैरह भी आते हैं, मेडिकल प्रीमियम्स, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं एक्सपेंसेस। देन इसके बाद आता है टैक्सेस यू पेड। दोस्तों टैक्सेस यू पेड, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपने टैक्स पे किए हैं स्टेट एंड लोकल्स के, उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, और जो कि एक लिमिट रहती है। अगर आप जॉइंट में कर रहे हैं तो 10,000, एंड अगर आप सिंगल 5,000 इफ़ मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। अगर MFJ स्टेटस होता है तो आपको $5,000 का यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। अदरवाइज़ आपका मैरिड फाइलिंग जॉइंटली है तो आपको $10,000 की यहाँ पे डिडक्शंस मिलती है। ओके, ये मैंने आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता दिया कि जो भी आप टैक्स पे कर रहे हैं स्टेट्स के। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए है स्टेट एंड लोकल इनकम टैक्सेस, जनरली सेल्स टैक्स यू में इंक्लूड आइदर इनकम टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स ऑन लाइन 5A बट नॉट बोथ। यहाँ पे क्या होता है कि एक जनरल सेल्स टैक्स होता है और एक होता है आपका इनकम टैक्स भी, तो दो में से कोई एक को ही हम ले सकते हैं। इसकी इन डेप्थ वीडियो हम कभी बनाएंगे तो उस पर बात करेंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यहाँ पे जो हम टैक्स पे करते हैं स्टेट्स के और लोकल के, वो यहाँ पे जो भी टैक्सेस पे किए हैं हमने गवर्नमेंट को, वो एज अ डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा टैक्सेस एंड टैक्सेस यू पेड।
तो ये हमारा 5 to 7 यही चीज़ें डिस्कस होती हैं, लाइन, स्टेट एंड लोकल पर्सनल टैक्सेस जो भी पे किए हैं, रियल एस्टेट टैक्सेस। मैं आपको थोड़ा और इसको इन डेप्थ में समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला, नाउ हियर वी कैन डिस्कस इज taxes paid deductions certain for deductions taxes must be imposed on taxpayer। जो भी टैक्सेस आप पे कर रहे हैं स्टेट एंड लोकल्स के, वो टैक्स पेयर पर ही इम्पोज होने चाहिए, किसी और के टैक्सेस नहीं होने चाहिए, और वो एक उसी ईयर में, टैक्स ईयर में ही पेड किए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और दूसरे टैक्स ईयर के पेमेंट्स हम इसमें इंक्लूड करें। देखिए यहाँ पर डिडक्टिबल टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, आइदर वन, हम इसमें से कोई एक कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट एंड लोकल टैक्सेस, लोकल इनकम टैक्सेस, आइदर स्टेट एंड लोकल जर्नल सेल्स टैक्सेस। ओके, तो जो हमारा इनकम टैक्स में आता है वो आता है स्टेट एंड लोकल टैक्स विथ यील्डिंग। मतलब कि वहाँ पे हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में आप बताया था कि वहाँ पे क्या होता है, फेडरल, स्टेट एंड लोकल, तीन कैटेगरी में आपको टैक्स पे करना होता है। ओके, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। हम फेडरल भी बोलते हैं उसको, सेंट्रल भी बोल सकते हैं, बट यूएस में उसे हम फेडरल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट एंड लोकल टैक्स जो विथ होल्डिंग है आपका, वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। एस्टिमेटेड टैक्सेस एंड लोकल टैक्स पेमेंट, स्टेट एस्टिमेटेड टैक्सेस जो भी आपने पे की है वो, प्रायर ईयर स्टेट एंड लोकल टैक्स बैलेंस ड्यू पेड इन करंट ईयर, जो भी पिछले साल का टैक्स ड्यू था वो आपने अगर आज पे किया तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। आइदर आप प्रायर ईयर का आपका जो भी एक्सटेंशन पेमेंट्स थे वो आपने अगर इस साल पेमेंट किए हैं तो वो आप यहाँ पे इनकम टैक्स क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो होता है, या तो हम ये फेडरल को जो पेमेंट, जो इनकम टैक्स पेमेंट किए हैं वो क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, या तो हम स्टेट एंड लोकल जर्नल सेल्स टैक्स यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। हायर ऑफ फॉलोइंग टू, यहाँ पे मेजोरिटी जो होता है वो होता है एक्चुअल सेल्स टैक्स पेड या सेल्स टैक्स एज पर ऑप्शनल टेबल्स। ओके, और कैलकुलेशन टैक्स बिल्स, यहाँ पे देखेंगे हम रियल एस्टेट टैक्सेस, जो कि टैक्स हमारे डिडक्टेबल होते हैं, वो होता है टैक्स एसेट एंड पेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ऑन रियल रियल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी शुड बी ऑन बाय टैक्स पेयर। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे वो वाली बात हो रही है। हमारे प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स की, वो होता है हमारा सेल्स टैक्स में आ जाता है। आपको वहाँ दूसरा, फर्स्ट था इनकम टैक्स का, दूसरा ये है जनरल सेल्स टैक्स होते हैं। इट कैन बी यूएस और फॉरेन प्रॉपर्टी। आप यूएस की या फॉरेन प्रॉपर्टी पे अगर आपने कोई सेल्स टैक्स दिया है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। नॉट यूज़ फॉर बिजनेस पर्पस, यहाँ पे वो बिजनेस पर्पस पे नहीं होनी चाहिए, वो आपकी पर्सनल यूज़ की होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्सेस, चार्ज ऑन दी पर्सनल प्रॉपर्टी ऑन ईयरली बेसिस, जो कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी जो भी चार्ज लगते हैं उनको आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, टैक्स सच टैक्स शुड बी असेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक कार, ट्रक, बोट। इन पे जो कार, ट्रक, बोट है, इन पे जो भी टैक्सेस लगते हैं, सेल्स टैक्स, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें टैक्सेस कौन से इंक्लूड नहीं होंगे ये भी आपको ध्यान रखना होगा। टैक्स नॉट डिडक्टिबल ऑन शेड्यूल ए, फर्स्ट होता है फेडरल इनकम टैक्स इज़ नॉट डिडक्टिबल। फेडरल का जो टैक्स होता है वो हम यहाँ पे डिडक्टिबल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस। तीसरा होता है स्टेट एंड इनहेरिटेड एंड गिफ्ट टैक्सेस, जो भी गिफ्ट टैक्सेस हैं वो हम यहाँ पे डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। एक्साइज टैक्सेस है वो भी हम यहाँ डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये टैक्स का क्लियर हुआ होगा कि कौन से टैक्सेस हम क्लेम कर सकते हैं, कौन से नहीं। तो मैं आपको रिवाइज करा दूँ। इन शॉर्ट, टैक्स में या तो हम जो अपना लोकल एंड स्टेट का, जो भी स्टेट एंड लोकल इनकम टैक्स है वो क्लेम कर सकते हैं, या फिर जर्नल सेल्स टैक्स। ओके, दो में से कोई एक टैक्स ही हम डिडक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, हमारा यहाँ पे हो जाता है टैक्स का। देन इसके बाद आता है इंटरेस्ट यू पेड। यहाँ पे इंटरेस्ट से इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है योर मॉर्टगेज इंटरेस्ट डिडक्शन मे बी लिमिटेड सी इंस्ट्रक्शन। ओके, यहाँ पे हमारा मॉर्टगेज जो होता है, जो भी हम लोन लेते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए, उसका रीपेमेंट जैसे करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होम लोन होता है, उसी को हम यहाँ पे मॉर्टगेज लोन बोलते हैं। और वो जो हम पेमेंट्स करते हैं वो हम यहाँ पे लाइन नंबर 8 से लेके 10 के बीच में, उसी से रिलेटेड बात हुई है, वो हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो मैं ऐसे ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था। मॉर्टगेज इंटरेस्ट क्या होता है? मॉर्टगेज इंटरेस्ट आपका वो लोन रहेगा जो आपने प्रॉपर्टी के लिए
लोन लिया है पर्सनल प्रॉपर्टीज़, नॉट द बिजनेस प्रॉपर्टीज़। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। पर्सनल प्रॉपर्टीज़ के लिए आपने परचेज़ करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए या ख़रीदने के लिए, जैसे हम कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं या फिर उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी लोन आप लेते हैं तो उसका जो रीपेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। वो हमारा लाइन नंबर 10 तक आएगा। ओके, देन इसमें इसमें हमारा क्या होता है, मॉर्गेज इंश्योरेंस प्रीमियम भी आएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा रीड कर देता हूँ। पॉइंट नॉट रिपोर्टेड टू यू फॉर्म्स, जो भी हमारा 1098 फॉर्म होता है, 1098 फॉर्म जो है वो मॉर्गेज से रिलेटेड फॉर्म होता है, मॉर्गेज इंटरेस्ट का। जो चीज़ उसमें अगर मेंशन नहीं हुई तो वो भी हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्ट का क्या होता है, कुछ लोगों को 1098 फॉर्म्स मिलते हैं, कुछ के पास नहीं होते हैं, तो भी हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है गिफ्ट टू चैरिटी। ओके, यहाँ पे क्या है, गिफ्ट बाय कैश और चेक, इफ़ यू मेड एनी गिफ्ट $250 और मोर से इंस्ट्रक्शन। ओके, देन अदर देन बाय कैश एंड चेक, इफ़ यू मेड एनी गिफ्ट और $250 मोर देन सी इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने $250 से ज़्यादा का अगर किया है तो वहाँ पे 8283 का फॉर्म हमें फाइल करना होगा, अगर $500 से ज़्यादा का हमने डोनेशन किया हुआ है तो। ओके, तो यहाँ पर गिफ्ट्स का आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी जैसे हमारे इंडियन में होता है, हम कहीं पर डोनेशन देते हैं, कोई चर्च में, यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, चर्च में डोनेशन करते हैं, तो अगर आपने कोई डोनेशन किया है तो आपको यहाँ पे वो डिडक्शंस मिलेंगे। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे कैजुअलिटी एंड थीफ लॉसेस। कैजुअलिटी एंड थीफ लॉसेस में क्या होता है, ये हमारे वो जो लॉसेस होते हैं जो कि हमारे चोरी हो गई, या फिर जैसे कि कैजुअलिटी एंड थीफ लॉसेस फ्रॉम अ फेडरली डिक्लेयर डिजास्टर अदर देन नेट क्वालिफाइड डिजास्टर लॉसेस, अटैच फॉर्म 4684 एंड एंटर द अमाउंट फ्रॉम लाइन 18 ऑफ दैट फॉर्म। ओके, से इंस्ट्रक्शन। लाइक यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे अदर कहना चाहिए डिडक्शंस के लिए आएंगे, कि हमारे यहाँ पे चोरी हो गया या फिर फायर लॉस हो गया, मतलब फायर आग लग गई और उससे भी जो लॉस हुआ है हमारा, तो वो कैजुअलिटीज़। और अगर कोई चोरी हो जाती है या फिर कहीं पे बैंक से चोरी हुई हो, कुछ भी अगर ऐसे हमारे पास डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, तो वो अभी हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। ये इसमें एक सर्टेन लिमिट भी होती है, तो उसके बेस पे आपका यहाँ पे क्लेम होगा। आई थिंक 2% समथिंग यहाँ पे हम क्लेम कर सकते हैं। लाइक $1000 का अगर हमारा हुआ है तो उसका 2% ही हमें यहाँ पे क्लेम मिलेगा। दोस्तों, ये हमारा था आइटमाइज्ड डिडक्शंस का पार्ट। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करिएगा। आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।